आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ आई की पावर आई इज। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन है हमें साइन ऑफ लॉग ऑफ आई की पावर आई हमको गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको आई लॉग आई। ठीक है, अब साइन के अंदर आई लॉग आई है। अब जैसा है ये तो ऐसा ही रहेगा, तो लिख लेता हूँ साइन ऑफ आई लॉग, और ये आई है, आई को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई पाई बाई 2। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ लॉग से ई जो है कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो बचेगा क्या? बचेगा साइन ऑफ आई इंटू आई पाई बाई 2। कह सकता हूँ मेरे पास बचा साइन माइनस का पाई बाई 2। आपको पता है साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो बच्चा साइन पाई बाई 2, कह सकता हूँ -1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड बी स्क्वायर इज लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये सब कुछ हमें गिवन है, तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, और ए और बी जो है वो पॉजिटिव है, डेट इज ग्रेटर देन 0 है, और एक कंडीशन गिवन है कि बी स्क्वायर लेस देन है ए से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डी फाइंड आउट करेंगे। डी मतलब क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी कोई इक्वेशन होती है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कैसे? इस फार्मूले की हेल्प से। सिमिलरली यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? डी इक्वल हो जाएगा 4b² माइनस 4a। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर माइनस ए। और एक चीज़ हमें गिवन है, वो क्या? कि बी स्क्वायर इज लेस देन ए। इसका मतलब ये हो गया, ये टोटल क्वांटिटी जो है वो लेस देन होगी किस चीज़ से? हमने देखा कि एक कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है कि बी स्क्वायर इज लेस देन ए। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस इसी का इस्तेमाल मुझे यहाँ पर करना है। बी स्क्वायर माइनस ए आया, ठीक है, एक बार वापस लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए। और जैसे ही मैं इसमें बी स्क्वायर या इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, तो ये सिंबल जो इक्वल का चल रहा था, ये इक्वल का ना होके हो जाएगा लेस देन 0। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0, या फिर मैं कहूँ कि निगेटिव आ गया। ठीक है ना, निगेटिव। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। वो क्या होता है? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि रूट्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0 है तो आते हैं रूट्स रियल एंड सेम। ठीक है, और अगर डी लेस देन 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, या कह देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक्चुअली रूट्स होते क्या हैं। इतनी जानकारी तो आपके पास हो गई, आप जानते होंगे कि ये चीज होती है, कैसे करते हैं। लेकिन जो चीज अब मैं इसके आगे बताने वाला हूँ वो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। क्यों? अगर मैं देखूं मेरा जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको y से रिप्रेजेंट कर दूं, तो क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है? ये पूरा सॉल्व करा के दिखाने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं ये इक्वेशन जो है किसकी है, एक पैराबोला की, जो कि है इस टाइप का। ठीक है ना, एक इस टाइप का कोई पैराबोला है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, आप देख पा रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका डायग्राम जो होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। हो सकता है इसका डायग्राम जो है इस टाइप का बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव है।
मैंने आपके सामने 3 पैराबोला बनाए, ठीक है? 3 पैराबोला। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मैं इसी में थोड़ा-सा और सही कर दूँ, इस तरह से आप देख पा रहे हो मैंने एक डॉटेड बनाया है। ये इस तरह से टच करता हुआ, ओनली टच कर रहा है ये। इस तरह से एक इसके अंदर पैराबोला और ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आपके पास 4 केसेस हो गए। आप मुझे बताइए ये वाला जो केस है किसको रिप्रेजेंट करता है? आप देख पा रहे होंगे क्या ये कर्व जो है कहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मीन्स जो पैराबोला है एक्स और वाई एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना? और मैंने आपके सामने अभी और डायग्राम भी बनाए हुए रखे हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पर दो जगह काट रहा है। मैं कहता हूँ इसे अल्फा और इसको कहता हूँ बीटा। तब इसका मतलब ये हो गया इसके दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये एक्स पर दो जगह तो काट ही रहा है ना। एक्स पर दो जगह काट रहा है, इसका मतलब है वाई पर भी कहीं ना कहीं दो जगह तो काटेगा ही। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई। मतलब ये हो गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब कि डी इसका हो गया कि एफ एक्स जो है, मतलब क्योंकि ये जो है एफ एक्स को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, कर्व तो एफ एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। एफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, एफ एक्स इज लेस देन जीरो। और एक कर्व मैंने आपके सामने और बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है इज इक्वल टू जीरो है, सिंपली टच कर रहा है। ये होते हैं इन तीन डायग्राम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आंसर लाने के लिए। यहाँ तक आप सब जानते हैं, जो डायग्राम मैंने बना के दिखाए हैं शायद ही आपको पता हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो जगह काटा तो हमने कह दिया कि एफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। और दो जगह काटने का मतलब आप समझते हैं क्या? दो जगह, अगर कर्व एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मैं रिपीट करता हूं, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो डी है वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन जीरो के। ये बात मैं घुमा के लेके आना चाह रहा था, फंक्शन की हेल्प से उसके डिस्क्रिमिनेंट पे जाना चाह रहा था मैं। अब उन्होंने कहा कि एक सिर्फ टच कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब टच करेगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही पॉइंट तो होगा उसका टचिंग पॉइंट। ऐसा तो है ना मल्टीपल जगह पे आप टच करके दिखाते हैं किसी भी कर्व को? जी नहीं। टच करेगा मतलब एक यूनिक पॉइंट होगा। मतलब ये है कि उसका रूट जो होंगे सेम होंगे, ठीक है। अगर दो दो तीन तीन ये आता है ना, सेम आएंगे रूट्स, जो भी होंगे सेम आएंगे। दो तो आने जाहिर सी बात है, पर दोनों के दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब ये हो गया इसका जो डी होगा ना इस केस में किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा जीरो के। मैं इनको इनके साथ ही लिख देता हूँ, ठीक। और ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हो गया ना तो एक एक्स को कहीं काट रहा है ना ये वाई को कहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया इसका डी जो है कितना होगा? लेस देन जीरो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका या इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन जीरो के। अब आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसका डिस्क्रिमिनेंट है क्या। जिसका डिस्क्रिमिनेंट ये रहा। ये तो एक जनरल केस में मैंने आपको बताया था। आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। आपका डिस्क्रिमिनेंट ये है डी इज लेस देन जीरो, ये निकल के आया था हमने सॉल्व किया तो। और डी इज लेस देन जीरो कहाँ पे है? डी इज लेस देन जीरो, डेट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, डेट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट। एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फंक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। मतलब यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन नंबर
31 से लेके आगे 60 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया है जो मुझे पूरा करना है। ये मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्या है, करें इफ आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर वेयर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मेरा इसे कराने का अपना शॉर्टकट तरीका है, मैं इसे समेशन की हेल्प से कराता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से करें जिससे कि आपका एग्जाम में समय बच सके। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वेक्टर आर की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। वेक्टर आर इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको मालूम है। अब मैं क्या करूँगा, हमसे वैल्यू पूछी है वेक्टर आर अपॉन आर, या मैं कहूँ आर कैप, एक ही तो बात है। तो आर कैप किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछी है किस चीज़ की, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, ठीक है। इक्वल होगा किस चीज़ के, पहले मैं डाइवर्जेंस की वैल्यू लगाता हूँ। डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। अब आप सोच रहे होंगे मैं बाकी कंपोनेंट क्यों नहीं लिख रहा। वही मैं कंपोनेंट बाकी इसलिए नहीं लिख रहा जे और के, क्योंकि मैंने यहाँ पे समेशन लगाया है। समेशन का तो मतलब अपने आप में ही हो गया कि जे और के भी कोफिशिएंट जो है एडिशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा ही नहीं, मैं क्यों इतना लंबा लिखूँ, टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। सिमिलरली इसका आर कैप का हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप अपॉन आर। सिर्फ इतना सा ही पार्ट मुझे इसका लिखना है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक आई कैप ये रहा, एक आई कैप ये रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर। अब इतने मटेरियल का या फिर जो चीज़ ये अंदर दे रखी है इस टर्म का, हमको एक्स के साथ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। कोई बड़ी बात है इसको सॉल्व करना। अपॉन में आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऐसे ही चलता रहेगा। आर को ऐसे ही रख देंगे, एक्स का कर देंगे हो जाएगा 1 माइनस, अब एक्स को ऐसे ही रखा, अब हो जाएगा आर का क्या, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई इशू इसमें। आगे कैसे करेंगे, अब ये समेशन जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आर स्क्वायर एज इट इज, आर ऐसे ही रहा, माइनस एक्स इंटू, अब डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू बताने की जरूरत है नहीं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर होती है, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा अपॉन का आर स्क्वायर एज इट इज चलेगा, ये आर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब आइए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे वो जानते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं समेशन को अब ओपन करूँगा। समेशन को ओपन करना आपको आना चाहिए। मेरे केस में समेशन को ओपन करना ही इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है इसमें 3 टर्म्स थे, आई जे के तीनों के थे। मैंने सिर्फ एक का लेके सॉल्व किया है, तो बाकी के 2 भी मुझे लिखने ही होंगे। लिखूँगा कैसे, वेक्टर आर या सिंपल आर लिख लीजिए, आर माइनस ए 1/r² जो है ऐसे ही चलता रहेगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस, ऐसे ही जे वाले का आएगा, क्या आएगा, आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस, अब के वाला भी आएगा तो आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर सारे ऐड हो जाएंगे, 1/r² बचा क्या, 3r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। 1/r², 3r माइनस ये वैल्यू होती है किस चीज़ की, ये वैल्यू होती है r² की अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट, 3r माइनस आर डेट इज 2r, डेट इज क्या हो गया 2r अपॉन r²। कह सकता हूँ मैं 2 अपॉन आर, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी 2 अपॉन आर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बस ये है कि आपको समेशन को ओपन करना आना चाहिए, समेशन को लगाना आना चाहिए कि समेशन का आप इस्तेमाल करते कैसे हैं।
आप ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना चाहेंगे तो बच सकते हैं। हालाँकि मैंने आपको यहाँ पर इतना ओपन करके दिखाया, बल्कि मैं जब सॉल्व कर रहा होता हूँ, मैं इतना ओपन करके नहीं दिखाता डिटेल में, क्योंकि अंडरस्टूड है, आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं वहाँ पर इसको ऐसे ही ईज़िली विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या है? कह रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 कॉस 2 थीटा की पावर 3 बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। बहुत ही बढ़िया को सवाल है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं, हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 कॉस 2 थीटा की पावर 3 बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? लेट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा करेंगे तो 2 और डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। कह सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ से डी थीटा की जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस का डी टी अपॉन 2 साइन 2 थीटा। क्लियर? ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी कहाँ से कहाँ तक। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप पाएंगे 0 टू पाई बाय 2 आपकी लिमिट हो जाएंगी, डेट इज 1 और 2 0 इसकी लिमिट हो जाएगी। माइनस ऐसा ही रहा, डी टी ऐसा ही है, अपॉन में क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा। किसको रिप्लेस किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ डी थीटा को, बाकी बचा हुआ लिख लेता हूँ। कॉस 2 थीटा की जगह मैंने टी एज्यूम किया है, डेट इज टी की पावर 3 बाई 2 और कॉस थीटा जो चल रहा था चलने दीजिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे कैसे? 1/2 और इसमें प्रॉपर्टी 2 डिफाइनाइट इंटीग्रल की होती है क्या, कि जो माइनस है उसको एब्जॉर्ब कर दूंगा लिमिट्स में, तो लिमिट हो जाएंगी मेरी 0 टू 1। ठीक है, कॉस थीटा जैसा था रहेगा, टी की पावर 3/2 चल रहा था चलने दीजिए, डी टी एज इट इज। साइन 2 थीटा जो है ओपन हो जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर 3/2 इंटू डी टी अपॉन में है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है किस चीज़ के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ से 1/4, ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, डेट इज ऊपर जाने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 टू 1 टी की पावर 3/2 डी टी एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह टी। क्लियर? आपका क्वेश्चन वहां से कन्वर्ट हो गए ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, कैसे? 1/2 मैंने क्या करा, यहाँ से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर 3/2 और 1 माइनस टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी। अब थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज करते हैं, मतलब ये हो गया, इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे? 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1। मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन पर फोकस किया है तो आप समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटीग्रेशन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन कहीं और जा रहा है। कहाँ जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। यह है टी की पावर 3/2। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 5/2 माइनस 1 लिख सकता हूँ जी नहीं, क्योंकि 2 1 जा 2, डेट इज 5 माइनस 2 डेट इज 3/2, यही आ जाएगा। और 1 माइनस टी की पावर इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 माइनस 1 डी टी। अब मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूँ वो भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे एक फॉर्म बनानी है, मैंने फॉर्म ये बना दी। अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्म किस चीज़ की है, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है पढ़ा होगा, या बीटा फंक्शन क्या होते हैं पढ़े होंगे। वैल्यू होती है 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। एक्स की जगह पे यहाँ पर t है और m और n आप समझ ही पा रहे होंगे क्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई किसके इक्वल, 1/2 इसकी वैल्यू हो गई बीटा 5/2 1/2। क्लियर? और अगर आपने बीटा गामा फंक्शन को पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि बीटा एम एन जो होता है किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, अब आपके पास ये आ गए, इसको आप सॉल्व भी कैसे करेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए। इक्वल होगा 1/2 ठीक है, ये हो गया गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन 5 + 1 6 दैट इज गामा 3। और गामा 3 जो होता है वो इक्वल होगा फैक्टोरियल 2 के, दैट इज 2 के इक्वल होगा, दैट इज हो गया 1/4 √2। गामा 5/2 को लिख सकता हूँ क्या,
3/2 इंटू 1/2 और इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 जैसा है एक दूसरा ऐसा ही रहेगा। एक चीज़ आपको मालूम ये भी होनी चाहिए कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गामा 1/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। एक बीटा गामा फंक्शन क्या होते हैं वो मालूम होना चाहिए, और एक बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन होता है वो मालूम होना चाहिए। ये तीनों पार्ट जो हैं ग्रेजुएशन के हैं। आगे सॉल्व करते हैं कैसे। 2 2 जा 4। ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1/16 √2 इंटू 3 रूट पाई दैट इज पाई। कह सकते हैं हम क्या, 3/16 √2 पाई जो है इसका आंसर रहेगा। देखा जाए तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है ये हमें पता लगाना है, जबकि ये जो है इसकी टेंजेंट है पैराबोला इसकी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर, ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के एक पैराबोला की टेंजेंट है, तब क्या होगा, c इक्वल होगा किस चीज के, a/m के। c इक्वल होगा a/m के। हमारे पास इक्वेशन क्या है ये, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a/b इंटू एक्स माइनस का c/x। ठीक है। ये होगी वैल्यू, सॉरी ये c/b होगा क्योंकि बाई का कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, तो c/b। और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि 4a की जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के, 1 के। इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक। इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है हम देखते हैं। c की वैल्यू है माइनस का c/b, माइनस का c/b इज इक्वल होगा किस चीज के, a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू क्या है 1/4, m की वैल्यू क्या है माइनस का a/b माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है। बचा क्या आपके पास, बचा इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, 4ac। बी स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, 4ac के। डेट इज कह सकता हूं मैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। कह रहे हैं अ नॉन कम्युनिकेटिव ग्रुप हैज एटलीस्ट, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, डेट इज इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रुप है, ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। मैं अबेलियन कहूं या कम्यूटेटिव कहूं एक ही बात होती है। तो अवेलियन या कम्यूटेटिव, इन्होंने कहा कि आप ऐसे ग्रुप का ऑर्डर बताइए कि जो नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अवेलियन हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 होना चाहिए, तभी वो ग्रुप होगा नॉन अवेलियन या नॉन कम्यूटेटिव होगा। नॉन कम्यूटेटिव के लिए ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट की इन्होंने बात की, हम कह रहे हैं 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मिनिमम कितने होना चाहिए, लीस्ट, लिस्ट 6 होने चाहिए, 6 एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 6 एलिमेंट इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। कह रहे हैं ए एंड बी थ्रो अ डाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए थ्रोज इज ग्रेटर देन बीज थ्रो इन नंबर इज। ठीक है, मतलब ए और बी दो लोग गेम खेल रहे हैं डाइस वाला, दोनों डाइस फेंकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, ए के डाई पे जो नंबर होगा वो बड़ा आएगा बी के डाई पर जो नंबर आया है उससे। मतलब बी ने जो पासा फेंका है उस पर जो नंबर आया है, और ए ने जो पासा फेंका है उस पर जो नंबर आया है वो बड़ा होगा बी से। ऐसा इन्होंने कहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एनएस फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है कि एनएस किसके इक्वल होगा। एक बात बताइए मुझे, मैं दो डाइस फेंकूं एक साथ, या दो लोग एक एक डाइस फेंकें, एक ही तो बात है। दो लोग एक एक पासा फेंकेंगे तब भी दो पासा फेंके गए, या एक आदमी दो पासे फेंकेगा तब भी दो पासे फेंके गए। तो एनएस क्या होगा, एनएस तो हमेशा इक्वल होगा 6 का स्क्वायर चाहे 36 के।
क्योंकि दो लोग एक एक पासा फेंके या एक आदमी दो पासा फेंके, बात वही होगी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 6 के स्क्वायर, दैट इज 36 के। अब हमारे पास जो इवेंट है, अगर मैं ई कह दूं तो इवेंट इन्होंने कहा है कि जो ए का थ्रो है ग्रेटर हो किस चीज से, 20 के थ्रो से। ठीक है ना। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए बी ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख देता हूँ, बी और ए के थ्रोस को बीच टू ए से। कैसे, मान लीजिए बी ने अगर एक फेंका, बी के पासे पर एक आया, तो ए के पासे पर क्या क्या आ सकता है, आ सकता है 1 2, 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है ना, 2 3 4 5 6 यही आ सकता है ना। ठीक है, एक केस ये। और हो सकता है कि बी ने इस बार 2 फेंका हो, तो ए पर क्या क्या आ सकता है, ए पे आएगा 3 4 5 6, क्योंकि ए को नंबर ज़्यादा लाना ही लाना है। या क्या हो सकता है कि बी अगर 3 फेंक देगा तो ए पर 4 5 6 में से एक आएगा, कोई सा भी आ सकता है। सिमिलरली आगे कि इसमें 4 और ये 5, अगर बी के पासे पर 4 आता है तो ए के पासे पर 5 और 6 आएगा। ठीक है, अगर बी के पासे पर 5 आता है तो ए के पासे पर 6 आएगा। ये हो गया इसका इवेंट का, जो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल केसेस हैं वो ये होंगे। तो एन ई अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपको बताता हूँ मैं। आप देखिए कि एक ये आएगा, एक के साथ में हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, या हो सकता है 6 आए। दैट इज कितने केसेस हो गए, इसके साथ ये एक, इसके साथ ये दो, इसके साथ ये तीन, इसके साथ ये चार, इसके साथ ये पाँच, पाँच केसेस ये हो गए। सिमिलरली ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एन ई हो गए हमारे 15। टोटल फेवरेबल केसेस जो हैं 15 होंगे। एन एस आपको पता है, एन ई आपको पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या पी ई फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात है, नहीं। एन ई अपॉन एन एस आपको फाइंड आउट करना है, डेट इज क्या हो गया, 15/36 डिवाइड कर लीजिए 3 से, क्या पाएंगे आप, 5/12, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ लिया गया कि आपका जो थ्रो है ग्रेटर आए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए कि अगर बी का थ्रो, मैं कहूँ बी का थ्रो ग्रेटर हो जाए ए से, तब आप क्या करेंगे, सिंपल आप ये करना कि 1 - 5/12, दैट इज 7/12। ठीक है, कब, अगर ये बी का थ्रो ग्रेटर हो ए के थ्रो से, ये है कब, जब ए का थ्रो ग्रेटर है बी के थ्रो से। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये रिपीट हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया है पर्टिकुलर, उसका आंसर सी होगा, 5/12, दैट इज ए का थ्रो जो है ग्रेटर है बी के थ्रो से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो कहें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड मास m अबाउट एन एक्सिस थ्रू अ सेंटर परपेंडिकुलर इट प्लेन इज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर होगा ma²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, सारे फार्मूलाज आपको एक तरफ से कराऊंगा, तब तक आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। कह रहे हैं इफ V इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V सच दैट रैंक एंड नलिटी ऑफ T आर आइडेंटिकल। ओ रैंक और नलिटी जो है आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैंक होती है प्लस नलिटी किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है डायमेंशन के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और रैंक और नलिटी इन्होंने का आइडेंटिकल है, डेट इज कोई एक ही मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मैं एन कह देता हूँ, 2n हो जाएगा, एन और एन 2n, डेट इज डायमेंशनल इसकी हो गई 2n। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशनल 2n हो गई, तब मैं ये कहूँगा कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इवन होगा, क्योंकि n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब ये है कि ऑलवेज इवन होगा, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, डेट इज
ऑप्शन नंबर ए इवन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। कह रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑफ द फॉर्म जेड। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर लेके आना है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। डेवर टू जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल में एक्स प्लस वाई है, इम्प्लाइज जेड इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। डेवर अपॉन डेवर एक्स या डेवर जेड अपॉन डेवर वाई की जो वैल्यू है इक्वल है किस चीज़ के, एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा डेवर जेड अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई का हो जाएगा एक्स वाई, प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता ही आता है तो मैं उसको लिख देता हूँ किस चीज़ से, मैं उसको लिख दूंगा एफ एक्स से। ठीक है, अगर आप एफ एक्स से इसको ना लिखें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको सी वन कह दीजिए। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई हम क्या पाएंगे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू, क्योंकि मैंने इस बार वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है मैंने इसको c1 कहा था तो एक वाई और आ जाएगा और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और आएगा c2। ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और आएगा c2। अब ये कांस्टेंट टर्म है या नहीं है आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म ये है। ठीक है, और साथ में y से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया दैट इज ये हो गया। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई वन बाई टू एक्स वाई कॉमन ले लूँ पाऊंगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस, अब एक चीज़ ये देखिए कि सी वन इंटू वाई, सी वन कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म भी कैसी है आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखी है सी वन को, तो ये है इंटू वाई हो रही है, मतलब वाई का फंक्शन ये हो चुका है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको जी वाई प्लस, और ये कांस्टेंट टर्म सिंपल आ गया ऊपर के जैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स से। डेट इज ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा राइट आंसर होगा कि एफ एक्स प्लस जी वाई। जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन हम दो बार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि आप इंटीग्रेशन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। मुझे ये अच्छे से पता है कि आप लोग यहाँ तक तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन था। कन्फ्यूजन कहाँ है, कन्फ्यूजन ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है कि एफ एक्स और जी वाई जो है मल्टीप्लाई में आएंगे या फिर एडिशन में आएंगे, कन्फ्यूजन आपका ये रहेगा। जाहिर सी बात है आपने किसी भी फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन किया, तो दो बार इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि आपको कांस्टेंट टर्म या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो होता है आपको दो बार ऐड करना होगा। ठीक है, और दो बार ऐड किस किस फंक्शन में किया है, दो बार ऐड इस वाले आंसर में किया है इस वाले आंसर में किया है, लेकिन इसके हिसाब से ये इंटीग्रेशन आ नहीं रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्योंकि हमारे जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो किस में आएंगे, दोनों के दोनों एडिशन में आएंगे। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोचने वाली बात है, दो बार इंटीग्रेशन मतलब दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दोनों के दोनों एडिशन में होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। करें द वर्क डन बाय द फोर्स दिस डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0 to 1,1 along the parabola y square is equal to x is। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या, कि दिस माइनस दिस करके आप डी निकाल लें, एफ तो आपके पास है ही तो एफ डॉट डी करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल गलत, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल वर्क डन का है ही नहीं, ये आपका है वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड। कैसे करेंगे आइए बताता हूँ। इन्होंने आपको दिया है कि आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 0,0 से मूव कर रहा है 1,1 की तरफ को। कर्व कौन सा है आपको पता है, कर्व आपको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या पाऊंगा, टू वाई डी वाई की वैल्यू जो हो जाएगी इसके डी एक्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ से बाद में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, बात कही बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक ये मूव हो रहा है तो आपको एक चीज़ पता ही होगा लीनियर इंटीग्रेशन में क्या होता है, एफ डॉट डी आर। आपको मालूम है कि डब्ल्यू का जो वर्क डन होता है क्या होता है, एफ डॉट डी होता है ना, बस वही है। तो ये इंटीग्रेशन सी होगा क्या, वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन आपका डब्ल्यू इंटीग्रेशन सी या कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होगा, ना कि सिंपल एफ डॉट डी। ठीक है, आगे कैसे करेंगे देखते हैं। इंटीग्रेशन सी एज इट इज, एफ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप। ठीक है, माइनस
2xy प्लस वाई जे कैप, और डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स या डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, पाएंगे इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई और डी वाई। एक्चुअली सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया। और ये भी नहीं है, मैं इसका फॉर्म और भी चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैं क्या करूँगा, यहाँ एक्स और वाई दोनों चले आ रहे हैं, दोनों को एक में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा वाई स्क्वायर से, तो क्या पाऊंगा, इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर माइनस ये है वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, प्लस इस एक्स के जगह लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा ही रहेगा, माइनस इस एक्स की जगह फिर से वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y क्यूब प्लस वाई डी वाई। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं हम, वो क्या चीज़, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप एक काम और कीजिए, इंटीग्रेशन सी इस एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम वाई की पावर 4, और डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 2y डी वाई। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, बस एक्स को कंप्लीटली मैंने अपने क्वेश्चन से आउट कर दिया। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन बचा, अभी सारा क्वेश्चन वाई में है, हम देखते हैं वाई बिलोंग कर रहा है 0 to 1, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो गया कितना, 2y⁵ माइनस 2y³ माइनस वाई डी वाई। अब क्या इसको सॉल्व करना बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं, क्या, y⁵ माइनस y⁴/2 माइनस y⁴/2 0 to 1 इम्प्लाइज दैट आपका आंसर आएगा 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। कह सकता हूँ मेरा आंसर हो गया 1/3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1, डेट इज हो गया माइनस का 2/3 इज द राइट आंसर। कितना आया, माइनस का 2/3 आपका ये आंसर इसमें आ चुका है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आंसर कितना है, माइनस का 2/3, याद रखना। आपने देखा इसका आंसर आया था माइनस का 2/3, लेकिन सिर्फ सवाल को करा देना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है जितने इसके पॉसिबल सोल्यूशन से मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड कराऊं। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आपके एक्स और वाई ये पार्टिकल है मूव कर रहा है 0,0 से 1,1, डेट इज आपकी जो पोजीशन है वेक्टर आर जो इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के, वो आपका मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए टी ले लेते हैं, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 इंटू टी, और सिमिलरली वाई के साथ में टी हो जाएगा, और लिमिट टी की कहाँ से टी एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से 0 to 1, क्योंकि आप इसमें 0 पुट करेंगे एक्स के तो पाएंगे टी की 0, 1 पुट करेंगे तो पाएंगे टी की लिमिट 0, सिमिलरली वाई के साथ दैट इज टी की जो लिमिट है कितनी है, 0 to 1। मैंने क्या किया, एक्स और वाई बहुत सारे हो रहे थे, इस चक्कर में सिंपल एक पैरामीटर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। निकालना क्या है हमें, सिंपल वही, क्या चीज़, इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि टी आपका है, और ना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर निकालना है, एफ को आपको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ टी, क्या है ये, इंटीग्रेशन 0 to 1 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे मालूम है सब कुछ टी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं टी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए लिमिट भी शुरू से लेकर चल दिया हूँ। यहाँ से हम एक्स को कन्वर्ट करते हैं तो हम पाएंगे क्या, कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी आई कैप, ठीक है, माइनस 2t² प्लस टी जे कैप, और आप पाएंगे कि dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dt के, dy इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, dt के, क्योंकि dr की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं देखूँ यहाँ से dr की वैल्यू इक्वल होगी dx आई कैप प्लस dy जे कैप के। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, तो i dx आई कैप
प्लस dy जे कैप। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 to 1, इससे ये कैंसिल आउट। बचा क्या, टी माइनस का 2t² प्लस का टी और ब्रैकेट में आ जाएगा डी टी। अब ये टी अचानक से कैसे आ गया आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या करा, ये dx और dt, dx आई कैप dy जे कैप था, और मैंने एक चीज़ देखा कि dx की वैल्यू क्या है dt, dy की वैल्यू क्या है dt। दोनों की जगह अलग अलग ना लिख के इसके साथ आई की मल्टीप्लाई कर दी तो इसके साथ dx हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे इसके साथ में dy हो जाएगा, और dx और dy दोनों की वैल्यू dt है ना, तो कॉमन ले लिया मैंने उसको और रिप्लेस भी कर दिया। कैसे आया, रिप्लेस किया किस चीज़ को, dx को रिप्लेस किया dt से, dy को रिप्लेस किया dt से, ठीक है। ये ऐसा करने से मुझे ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करते हैं, क्या पाएंगे। एक चीज़ देखिए, ये प्लस का t है, ये प्लस का t है, ये माइनस अंदर ऑपरेट होने पर माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। बचा क्या, माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t² dt, दैट इज माइनस का 2/3 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। कह रहे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योग क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए, वो क्या है, वो ये है कि साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब एक बार साइन आया उसकी कोई पावर है, एक बार कॉस आया उसकी कोई पावर है, और दोनों के बीच में एडिशन है। अगर आपके पास ये फॉर्म बनती है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू, वो होगी 1 ऑलवेज, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपको तब मिलेगी, उसके कुछ केसेस हैं, वो क्या, ये पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन कब, जब m और n when m and n आर इवन, ठीक है। अगर आपके m और n ये पावर्स कॉस की और साइन की इवन हैं, तब आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप एक काम करें, आंख बंद करके थीटा की जगह उसमें 45 डिग्री पुट कर दीजिए, वो आपकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होनी ही होनी है हर हाल में, जबकि आपके पास कॉस और साइन दोनों एक साथ आ जाएं तब, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम देखते हैं पावर कितनी है, साइन स्क्वायर और कॉस की पावर 4 थीटा जैसे इवन है, इवन है, थीटा की जगह आप 45 पुट कर दीजिए, आप पाएंगे क्या, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2, ठीक है, यहाँ से प्लस इसकी हो जाएगी क्या 1/4, 3/4 हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। मुझे क्या करना है, इसके साथ 4 टाइम्स ही लेके आना है, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी 4, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, और सम हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का कितना 7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको इसका सोल्यूशन डिटेल में चाहिए तो वो भी मैं करा दूंगा, कैसे आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, 4 ऐसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन में से कन्वर्ट करना है, इतना कर लिया, ठीक है। 4 ऐसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर को मैं ओपन करूँगा, पाऊंगा क्या 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना आपने देखा 4। अब ये क्या बचा 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, 4 ऐसा ही रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया, पाऊंगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 4 एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा कॉस थीटा के, डेट इज 4, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, 4 ऐसा ही रहेगा। 1 माइनस, मैंने 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, क्या हो गया 1/4 साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, 4 ऑपरेट भी कर देता हूँ, ये बाहर है, इसे भी अंदर ऑपरेट कर दिया, बचा क्या 4 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। ये हो गई इस क्वेश्चन की वैल्यू। अब आपको एक चीज पता है, फॉर मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तभी तो वैल्यू इसकी मिनिमम आएगी। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 1। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो गई 4 माइनस 1 दैट इज 3। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या चीज़, कि साइन स्क्वायर टू थीटा जो है वो शुड बी मिनिमम। और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 ही तो हो सकता है। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इन्होंने सम पूछा था, 3 + 4 दैट इज 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से मैंने फाइंड आउट की। ये इसका डिटेल सोल्यूशन है, आप इसको फाइंड इजीली कर सकते हैं इसकी हेल्प से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। कह रहे हैं क्या, लेट ए कैप एंड बी कैप बी टू यूनिट वेक्टर्स, ओके, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं क्या, कि मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कैप है, किसके इक्वल है 1 के। हम जानते हैं कि ए प्लस बी, अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए कैप और बी कैप, ठीक है, इनका स्क्वायर करें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इनके मॉडुलस को, ये मॉडुलस के स्क्वायर को, डेट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज हो जाएगा 2 + 2 टाइम्स। इन्होंने कहा कि इनके मॉड तो 1 है, उनके बीच का एंगल थीटा है, डेट इज कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉमन, 1 + कॉस थीटा। 1 + कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। ठीक है, और एक 2 और आ जाएगा, इम्प्लाइज डेट कितनी वैल्यू हो गई, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। किसकी वैल्यू है ये, ए कैप प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी, हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे इम्प्लाइज डेट कॉस थीटा बाई 2 इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा मॉड ऑफ ए कैप प्लस वी कैप अपॉन 2, that is option number C is the right answer। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। कह रहे हैं द सर्किल x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक कंडीशन हमसे पूछिए, कौन सी कंडीशन सही होगी, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं पहले सर्किल की जो सेंटर है उसको C1 से रिप्रेजेंट कर दूं, रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो हम क्या पाएंगे, C1 है 1,3 और R1 होगा किसके इक्वल, R के। C2 इक्वल होगा और R2 इक्वल होगा किस चीज़ के, आइए देखते हैं। इसका सेंटर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 4, माइनस का 1, 4, -1। और इसका हम निकालेंगे सेंटर, तो क्या, अब इसका हम रेडियस भी निकालना है ना हमें, इसका हम रेडियस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 + 1 - 8 डेट इज कितना हो गया, आप देखेंगे कि ये हो गया आपका 9 डेट इज 3। आपको रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गए। एक काम और कर लीजिए, C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 का स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर डेट इज 9, -1 -3 डेट इज -4 का स्क्वायर डेट इज 16, हो गई 5। ओके, आपको C1 C2 मिल गया, R1 R2 मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि C1 C2 की कंडीशन क्या है।
हम देखते हैं C1 C2 की वैल्यू 5 है। इन्होंने कहा कि C1 और ये इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो सर्किल इस तरह से हैं, ये इस तरह से दो अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पे काट दिया, यहाँ पर काट दिया। जब भी ये दो जगह पर ये सर्कल एक दूसरे को काटेंगे तो उसकी कंडीशन ये होती है कि C1 C2 लेस देन होता है किसी इसके R1 प्लस R2 के, और ग्रेटर देन होता है किसी इसके R1 माइनस R2 के। ऐसी होती है इसकी कंडीशन। R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, आप यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब ये है, मान लीजिए ये है, मैं क्या करूँगा, R माइनस 3 लेस देन होगा 5 से, लेस देन होगा क्या, R प्लस 3 से। दो कंडीशन मुझे मिल जाती हैं, दोनों को लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से देखता हूँ तो मुझे मिलेगी R इज लेस देन 3, इधर चला जाएगा, 5 इधर तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 8। यहाँ से देखता हूँ R जो है क्या होगा, ग्रेटर देन 2। कह सकता हूँ मेरा जो R है वो लेस देन है 8 के, ग्रेटर देन 2 के, डेट इज 2 और 8 के बीच में मेरा R लाई कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। R लाई बिटवीन 2 एंड 8। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। कह रहे हैं इफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू p टचेज द कोनिक्वाइड h स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ p इज। कि ये टेंजेंट प्लेन है इस कोनिक्वाइड के ऊपर, तो हमसे p की वैल्यू पूछी है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। मान लीजिए इस तरह से कोई एक आपका कर्व है, मैंने कोई एक जनरल डायग्राम बनाया है इस तरह से कि कर्व कोई भी हो सकता है, हमें इस समय पता नहीं है। एक प्लेन है इसके ऊपर जो इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह से कोई प्लेन है जो इसको इस तरह से इस पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ये काट नहीं रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि कोई इस तरह से एक कोई निब है या फिर कोई टॉप है, इस तरह से इसके ऊपर कोई एक प्लेन इस तरह से रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा है जैसे ये काट रहा है, नहीं काट नहीं रहा है, सिर्फ इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब रखा हुआ है, इन्होंने दे रखा है कि रखा हुआ प्लेन या जो टच कर रहा है वो क्या है हमारा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू p। किस पॉइंट पे करेगा, इस पॉइंट पे। और कर्व इन्होंने दे रखा है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये मेरा कर्व है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x1 y1 z1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस पर भी लाई करेगा, इस पर भी लाई करेगा, चलो वो तो बात की बात है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करूंगा। किसका, इस कर्व का। टेंजेंट प्लेन टू द कर्व एट पॉइंट P, इसको मैं P कह देता हूं। ठीक है, क्या होगा, होगा x1 माइनस 2y1 प्लस 3z1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इसका टेंजेंट प्लेन। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। बट इन्होंने दे रखा है क्या, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू p, इन्होंने इस तरह से दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो सेम होंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों की कंपैरिजन हो जाएगी, तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे यहाँ से क्या कि x या फिर x1 अपॉन 1, x1 y1 z1 या फिर x बाई जेड के हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम पाएंगे x1 अपॉन 1 और पाएंगे क्या 2y1 या फिर सिंपल y1 अपॉन माइनस 1 और पाएंगे क्या इज इक्वल टू किसके होगा कि z। ठीक है ना, यहाँ से z1 अपॉन 1 इम्प्लाइज दैट हमें x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू माइनस 1 और z1 इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा और कर्व के ऊपर भी लाई करेगा। ठीक है, अगर प्लेन पर लाई करता है तो सेटिस्फाई कराते हैं, हम क्या पाएंगे P इज इक्वल टू, हम पाएंगे 1, ठीक है, माइनस का 2 प्लस 3 दैट इज 2। P की वैल्यू आपको मिल गई 2, दैट इज
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। कह रहे हैं लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी बिलोंग करता है जी को सच डेट जी इज इक्वल टू। अब आप देख पा रहे हैं कुछ साइन लगे हुए हैं, इनका क्या मतलब है कि जी में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी। कैपिटल जी है मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल जी जो है एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट हैं जो इस ग्रुप के जनरेटर हैं, या फिर द सेट ऑफ जनरेटर्स इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, सेट ऑफ जनरेटर्स को, सेट ऑफ जनरेटर्स को, किस चीज के, ऑफ जी। जी के जनरेटर्स का जो सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। अब जी के कितने एलिमेंट ऐसे हैं, ये जी के कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से इसके सारे एलिमेंट्स को जो है हम सिंपल एक एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो डेफिनेशन होती है ना। साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, या फिर इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड या फिर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, देन द ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। इसमें जो 6 एलिमेंट हैं तो इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसकी हेल्प से या फिर जिसके टर्म में हम उन सारे एलिमेंट्स को लिख सकें। ये होती है साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन। तो जी क्या है, सेट है किस चीज़ का, जनरेटर्स का, किसके, इस जी के। तो पहले पता लगाएंगे जी के जनरेटर्स कितने हैं। जनरेटर फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका आपको पता होना चाहिए क्या, 6 इसका ऑर्डर है, दैट इज 2 × 3 लिख सकता हूँ यूलर 5 फंक्शन से। नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है किसके इक्वल होगा, 6 × 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, दैट इज 6 × 1/2 इंटू 2/3, 3 × 2 = 6, कैंसिल आउट, दैट इज 2। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो गए, 2। कितने, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, 2। अब नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 हैं तो इन्होंने ये पूछा था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट जी बिलोंग करता है जी को, जी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स के इक्वल होंगे, डेट इज 2 के। इन्होंने यही पूछा था कि जो ग्रुप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेटर्स के फॉर्म को, तो जी में 2 एलिमेंट होंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स आर 2। तो सेट जो है जी वो है नंबर ऑफ जनरेटर्स का, इसके अंदर 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे ये भी पता लगाना जरूरी है। आपको पता होगा कोई भी जनरेटर जो होता है वो कोई प्राइम उसका ऑर्डर होता है, डेट इज 6 तक जो ऑर्डर होगा, एक का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा, मान लीजिए ए है, उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर 1 हो या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 हो, वही आपके जनरेटर बन सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने मिलते हैं, 2, और एक फार्मूले की हेल्प से भी कितने मिलते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स, 2। तो आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 7 इज। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 + x इज इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज पता होगी, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। इन्होंने कहा इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, डेट इज ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई हैं आपको। इन्होंने कहा कि ऐसे इक्वेशन बताइए, इन्होंने कहा ऐसे इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 हो। अल्फा की पावर 7 का मतलब हो गया ओमेगा की पावर 7, या मैं कहूँ इसकी वैल्यू जो है ओमेगा, मतलब एक रूट उसका ओमेगा हो, दूसरा बीटा की पावर 4 डेट इज ओमेगा के स्क्वायर की पावर 4 डेट इज ओमेगा की पावर 8 या ओमेगा स्क्वायर। मतलब हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 4 हो, या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसके रूट्स हो। तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके भी तो रूट्स थे, तो ऐसी एक इक्वेशन पूछी थी, डेट इज जो क्वेश्चन था वही आंसर होगा 1 + x+x², डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। कह रहे हैं क्या, इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल, ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं क्या,
ए और बी रोटेशनल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि कर्ल ए की वैल्यू कितनी है 0, कर्ल बी की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये दोनों इर्रोटेशनल हैं। और एक चीज हम जानते हैं क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, वेक्टर बी डॉट कर्ल ए माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व दिस एट एस कॉमा साई इज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वो कैसे समझाता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक, अगर मैं फाई कहूं, डी फाई किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे कि लॉग ऑफ सेक फाई प्लस टेन फाई प्लस सी। ठीक है, ओके वेरी गुड, ये भी होता है। एक फॉर्मूला और भी तो होता है, वो क्या होता है, लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस साई बाई टू, होता है या नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है, होता है ना, जी बिल्कुल। ठीक, अगर मैं क्या करूं यहां से, मैं करूं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर आप एक काम कर लीजिए, पहले ए से इधर मल्टीप्लाई और तो ए से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई इशू, कोई भी इशू नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू साई, विद रिस्पेक्ट टू साई कैसे, अब क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए सेक फाई इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा डी अपॉन डी साई ऑफ ए लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस साई बाई टू। होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अरे यही तो एस है, डी एस अपॉन डी साई, यही तो है ना। ठीक है, और डी एस अपॉन डी साई तो रो होता है भाई, रेडियस सब कर्वेचर्स, यही तो होता है। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए सेक्साई। ठीक है, और अगर आप गलती से भी यहाँ से डायरेक्ट डी एस अपॉन डी साई फाइंड आउट करने लगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 1 मिनट आप कम से कम जरूर लगा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का या सेक साई का। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और हमें इसका डिफरेंशिएशन ही तो फाइंड आउट करना था। मतलब जो इंटीग्रेशन जिस चीज़ का है उसका इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए सेक साई। विदाउट पेन पेपर का क्वेश्चन था, और अगर आप इसमें पेन पेपर यूज़ करते हैं तो दावा करता हूँ मैं कि आप इसमें 1 मिनट कम से कम पूरा खर्च कर देंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्या कह रहे हैं, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ के इज 5, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एच इंटू के जो होता है इक्वल होता है किस चीज़ के, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, ये इसका होता है फार्मूला। और एक फार्मूला और होता है, वो क्या, कि ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है, या के एच लिख दूं, इक्वल होगा किस चीज के, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच और के कितना हो गया, 5 3 जा 15। यहां से मैं ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के निकालूं, इक्वल होगा किस चीज के, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के, दैट इज 3 इंटू 5, और एलसीएम भी बाई चांस 15 ही आया। दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। अब इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, कि जब भी आपसे ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कहे, तो आप क्या करना, उसका एच सी एफ फाइंड आउट कर लेना, एच सी एफ ऑफ 3,5। और अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटू के पूछे, तो आप सिंपल एल सी एम ऑफ 3,5। अब 3,5 हर जगह नहीं हो सकता है, यहाँ पर्टिकुलर 3 और 5 गिवन है, तो मैंने इसमें 3 और 5 कह दिया। कहने का मतलब ये है,
जो एच और के गिवन होंगे उनका कोई ना कोई ऑर्डर गिवन होगा। अगर आप उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो आपको एच के का ऑर्डर मिलेगा, और अगर उसका आप एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं तो एच सी एफ फाइंड आउट करने पे आपको ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। कह रहे हैं द सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं इसका एनर टर्म लूं तो क्या ये नहीं लिख सकता टी एन जो है इक्वल होगा किस चीज़ के, 1 1 + 2 1 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही मतलब इसके एन टर्म्स का सम कह सकता हूँ मैं क्या, n n+1/2। और अपॉन में तो ये चल ही रहा है क्या, फैक्टोरियल n+1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। हम पाएंगे यहाँ से, अगर आप इसको n+1 n/फैक्टोरियल n पाएंगे नहीं पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ पाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है वो क्या, कि अगर जो सम होता है सम, ठीक है, इक्वल होगा किसी के, टी एन के, इक्वल होगा 1/2 समेसन n/फैक्टोरियल n। हम जानते हैं जो सम होता है एन टर्म्स का सम ही तो होता है। अगर मैं एन टर्म्स को सबको जोड़ दूं तो मुझे सम मिल जाएगा, दैट इज सम इक्वल होगा सिग्मा टी एन, इक्वल होगा 1/2 सिग्मा n/फैक्टोरियल n, और इसकी वैल्यू होती है ई, तो 1/2 ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, E/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ वो क्या, जब भी आपको ये मिल जाए n/फैक्टोरियल n, समेशन n² या समेशन n³ आपको इस तरह से क्वेश्चन में बहुत जगह मिलता है, मुझे पता है, मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। इनकी डायरेक्ट वैल्यूज आप याद कर लीजिए, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी वैल्यू ई, इसकी वैल्यू 2e, इसकी वैल्यू 5e होती है। ठीक है, इन वैल्यूज को याद करके आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं, क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। कह रहे हैं इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स गेन मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ठीक है, तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि टेन थीटा, अगर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इक्वल होता है किसी इसके 4h/r के। ठीक है, इन्होंने एक शर्त दे दी कि रेंज जो है इक्वल है इसके मैक्सिमम हाइट के, डेट इज आर जो है इक्वल है किसी चीज के एच के, ऐसा इन्होंने कह दिया तो पुट कर देते हैं, डेट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 4h एज इट इज अपॉन आर की जगह h से h कैंसिल आउट, डेट इज 4। टेन थीटा की वैल्यू हो गई 4, थीटा हो जाएगा हमारा क्या, tan−4, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मत याद कीजिए, मेरा फार्मूला याद कीजिए। जनरल केस में फार्मूला ये होता है, और अगर गलती से भी आर की जगह आर मैक्स दे दिया हो, याद रखना, आर की जगह आर मैक्स दे दिया हो, तब आपका फार्मूला ये होता है कि आर जो है इक्वल होता है किस चीज के, 2h के। ठीक है, आर इक्वल होता है किस चीज के, 2h के। कब, जब आर जो है आर ना होके आर मैक्स है। ठीक है, आर मैक्स इक्वल होता है 2h के, और थीटा जो है इक्वल होगा किस चीज के, 45 डिग्री के। अब यहाँ पर पुट मत कर देना, ये जनरल है, फॉर जनरल। यहाँ पर कहीं थीटा को 45 पुट करके आप रिलेशन मत लेके आइएगा, वो अलग चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है किसके लिए, जब आर मैक्स दिया हुआ हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में, कैसे करेंगे। कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस, देन a, b इज इक्वल टू। अब जाहिर सी बात है 2,3 पर ये टेंजेंट है, 2,3 जो पॉइंट होगा यहाँ पर भी लाई करेगा, तो इसको पुट करा देते हैं। हम क्या पाएंगे, 3 3 9, तो यहाँ पे x का आप 2 पुट कीजिएगा तो आप पाएंगे क्या, a × 8, ठीक है, प्लस b, या कह सकता हूँ मुझे वैल्यू मिल गई क्या, 8a + b इज इक्वल टू 9। आप ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप देखेंगे क्या, 8 2 जा 16 -7 9 इज इक्वल टू 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और आप रियल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए और a, b पर डिफ्रेंसिएशन से स्लोप फाइंड आउट कीजिए, उसका स्लोप और इसका स्लोप आप इक्वल कीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें गिवन है y जीरो की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। इक्वेशन गिवन है 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन रीअरेंजमेंट से पूछे जाते हैं कि आप एक्स और वाई को अरेंज कर लें, कोई एक फॉर्म बना लें और इसका आंसर लेके आ जाएं। बहुत तगड़ा सोल्यूशन नहीं होता जैसे हम बीएससी में किया करते हैं, उस तरह से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो कि आप उसको रीअरेंज कर सकें। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे y के साथ पूरा x का इन्होंने फंक्शन दे दिया है। मैं क्या करूँगा 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से लिखूंगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लाया और इसको उधर ले गया, प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से ई की पावर x को t मान लूँ, चलिए मान ही लेता हूँ, ठीक है, e की पावर x इज इक्वल टू टी, दैट इज e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, पाएंगे क्या, टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स t इज इक्वल टू सी, कोई भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। टी को रिप्लेस कर देता हूँ क्या, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी। अब इन्होंने दिया है कि y की वैल्यू क्या है -1 जब x की वैल्यू 0 है। पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स -1 प्लस आपने इसमें x की जगह पे 0 पुट किया तो मिलेगा क्या, टेन इनवर्स ई की पावर 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इम्प्लाई डेट सी की वैल्यू मिली हमें टेन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स 1। और आपको मालूम है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू -10 इनवर्स 1 होती है, डेट इज 0। 0 मिल गया, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। That is option number A is the right answer. Option A is the right answer. एक्चुअली एक क्वेश्चन मिस हो गया था, जल्दी के चक्कर में मैं आपको कराना भूल गया था। कह रहे द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1 के कोई भी रियल नंबर है r गिवन बाई, ठीक है। हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, y इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1। हमें फाइंड आउट करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट गिवन होता है उसको एक साइड करते हैं, वेरिएबल्स एक साइड कर लेते हैं, डेट इज y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के, ऐसा हमको करना है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से x माइनस 1 को ऐसे ही पुट किया तो इसका y का मिल जाएगा y1 माइनस x, अब y को ऐसे ही पुट किया x माइनस 1 का करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट ये भी 0 में चला जाएगा। y1 की वैल्यू मुझे मिली y अपॉन एक्स माइनस 1। आपको ये y1 की वैल्यू मिली, मतलब ये हुआ कि आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स माइनस 1 मिली। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। और याद रखना हमेशा फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस टाइम्स डी एक्स अपॉन डी वाई से, डेट इज माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू है वाई अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगी। कह सकता हूँ मैं क्या, वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, पाऊंगा क्या, अगर आप चाहें तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी।
या सी स्क्वायर, जो भी आपको दिया हो ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ये होगा आपका आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे स्क्वायर ही लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या है क्या, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, द एक्सिस, द जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज पाई बाय 4 इज। मतलब एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसके एक्सिस क्या, जेड एक्सिस है, और वो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो उसका कितना है, पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन 3D का है तो थोड़ी इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इन्होंने कहा एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस है। वेरी गुड, ठीक है। मैंने क्या किया, एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर लिया विद एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और उन्हें एक चीज कही है, वो क्या, कि ये वाला एंगल है ना सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री। कोई इशू, कोई इशू नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए इस सेमी वर्टिकल एंगल के साथ में जो कोण है, या हमारा राइट सर्कुलर कोण है, उस पर मैं एक पॉइंट पी कंसीडर करता हूँ, पी एक्स वाई जेड, ठीक है। पी एक्स वाई जेड मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि आपको परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना आना चाहिए, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको ओ कह दूं, ठीक है, अब मैं कह देता हूं कि जेड एक्सिस पर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो क्या है मेरा, इस तरह से। इसको मैं पी तो कह ही दिया, इसको मैं क्या कह दूं, एम कह देता हूं। चलिए, अब आप मेरी एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। कैसे, मैंने कहा कि ये पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एम। तो ये एम क्या हो गया, एम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। क्या चीज़ होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। क्या होगा बताइए मुझे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, ये जेड एक्सिस पर होगा, एक्स और वाई यहाँ पर नहीं होंगे। इसका मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा 0,0,जेड, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम जो है वो जेड ही तो होगा। यहाँ से लेके एम तक की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जेड होगी। कोई रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं किया, सिंपल बात है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बताता हूं मैं आपको। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अभी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा 0,0,जेड है, ये एक्स वाई जेड है, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पी एम के। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ होगी पीएम। पीएम मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पीएम इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड का होल स्क्वायर। कह सकता हूँ हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है, जो वैल्यूज हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है। सिंपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ और उसके कोऑर्डिनेट को ही यूज किया है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो हो ही गया ना।
कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल ली। मैं यहाँ से 1045 की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसके इक्वल होगा? 1045 इक्वल होगा किस चीज़ के? पी एम अपॉन ओ एम के, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाती है क्या? इम्प्लाइज जेड 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और इसकी वैल्यू ओ एम की वैल्यू हमने निकाली क्या? जेड। कह सकता हूँ मैं x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज द राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है, पूरी कोशिश की है आपको समझाने की परपेंडिकुलर की या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मेथड से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी इज, तो आपको पता होगा कि S इज इक्वल टू सी टेन साई जो कॉमन कैटनरी का इक्वेशन होता है उसे कहते हैं इंटीजरिंग इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ठीक है। y इज इक्वल टू सी से एक्स आई एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3/3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज, अगर आपसे सिंपल मैट्रिक्स का और पूछे डायमेंशन, पूछे डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स 3/3 कितना हो जाएगा? 9। और अगर आपसे ये पूछे कि डायमेंशन ऑफ, आपसे कह देगा सिमेट्रिक, ठीक है, तो इसका आंसर होता है 6। अगर आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तब होता है इसका आंसर 3। और अगर आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तब इसका आंसर होगा 6। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद करने हैं। सिंपल डायमेंशन 9, सिमेट्रिक का 6 होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का 3 होगा, ट्रायंगुलर का 6 होगा। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, 6 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं 9 के बारे में। कह रहे हैं क्या? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा के इसके नीचे ले आऊँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ से i आप कॉमन लेंगे तो पाएंगे क्या? i की पावर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हो जाएगा फिर 1 - i, 1 - i से 1 - i कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपको i की पावर n मिलेगा। कह सकता हूँ मैं n इज इक्वल टू 4 पुट करने पे आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। कह रहे हैं इफ द स्ट्रेट लाइन दिस लाई आउटसाइड द सर्किल दिस देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। एक सर्किल है, उसके बाहर कोई एक लाइन है, तो वहां से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से तो वो रेडियस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ही बड़ी होगी। सेंटर क्या है आपको पता है, सेंटर हो जाएगा इसका 0,10, ठीक है। और रेडियस जो है किसके इक्वल हो जाएगी? 10 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस जो है इक्वल हो जाएगी इसके 100 - 90, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी, इस लाइन पे निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे? तो आप बाई माइनस एम एक्स से करेंगे पुट, तो अपॉन में आएगा 1 + m², ठीक है। और इधर क्या आएगा? इसकी वैल्यू से आप पुट कर देना 0, और ये हो जाएगा आपका 10। ये किससे? आपको मालूम है ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए किस चीज़ से? रेडियस से। मतलब P है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए रेडियस से। इस कंडीशन में P क्या है? P है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, ठीक है। कह सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है हमेशा छोटा होगा 10/1 + m² से। ये यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी इस यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 10 हमेशा ही लेस होगा किसके? 100/1 + m² से। या मैं कहूँ 1 + m² जो है हमेशा ही छोटा होगा 10 से। या मैं कहूँ कि m² हमेशा ही छोटा होगा 9 से। या मैं कहूँ कि m जो है हमेशा ही छोटा होगा ±3 से। या कहूँ मॉड ऑफ m जो है हमेशा छोटा होगा 3 से। डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया है जो मुझे पूरा करना है। ये मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।